वेलकम बैक टू हैकशील्ड एकेडमी और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या है और उसके बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे कि इस डोमेन में हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं और इसी के साथ चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, तो वहाँ पे मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँगा। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं कि साइबर सिक्योरिटी की हेल्प से यानी कि एथिकल हैकिंग आप बोल लो या पेनिट्रेशन टेस्टिंग बोल लो, इसके थ्रू हम लोग किस तरह से अपने डिजिटल फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि साइबर सिक्योरिटी है क्या? बेसिकली साइबर सिक्योरिटी जो है, ये एक कॉमन प्रैक्टिस है जिसको हम लोग रेफर करते हैं, यानी कि हम लोग सिस्टम्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम लोग नेटवर्क्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं किससे? डिजिटल अटैक से। जो भी डिजिटल अटैक्स होंगे हम लोग उनसे डेटा को प्रोटेक्ट करेंगे। देन उसके बाद में इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट कर रहे हैं कि कोई बिना हमारी परमिशन के लॉगिन ना करे। विदाउट परमिशन और हम लोग डेटा ब्रीच के बारे में जानेंगे कि डेटा ब्रीच को हम लोग कैसे रोक सकते हैं और साइबर क्राइम्स जो कि हम लोग उनके बारे में जानेंगे। बट अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो अगर चीज़ें डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो रही हैं तो अगर मैं सिंपल कहूँ कि अगर मेरे पास में स्टार्टिंग में पहले सिर्फ़ एक कीपैड फ़ोन था और अभी मेरे पास में एक स्मार्टफ़ोन है। अगर चीज़ें डिजिटल हो रही हैं, पहले से एडवांस वर्ज़न पे जा रही हैं, तो यानी कि यहाँ पे रिस्क भी बढ़ेगा और जहाँ पे रिस्क बढ़ेगा, वहाँ पे सिक्योरिटी चाहिए और सिक्योरिटी चाहिए तो वहाँ पे स्किल्ड प्रोफेशनल्स चाहिए, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अगर हम देखेंगे कि जो ये एरा है, ये ट्रांसफ़ॉर्म किस तरह से हो रहा है। आपने पहले देखा होगा कि पहले जो बिज़नेसेस होते थे, हेल्थ केयर हो गया एजुकेशन हो गया, सारे के सारे ऑफ़लाइन होते थे। बट अभी के टाइम पे सारे के सारे जो हैं वो डिजिटल कन्वर्ट हो चुके हैं। कैसे? पहले आप लोगों की क्लास कैसे लगती थी? ऑब्वियसली क्लास में जाते थे, ठीक है? क्लासरूम होता था। बट अब सेम चीज़ हम लोग किस पे कर सकते हैं? गूगल मीट पे। बहुत सारे डिवाइसेज़ जैसे आईओटी डिवाइसेज़ कनेक्ट हो गए। जैसे आप कह सकते हो रिपीटर, राउटर्स, सीसीटीवी कैमराज़। तो ये बहुत सारे डिवाइसेज़ हैं जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं और जो चीज़ें इंटरनेट से कनेक्टेड हैं उनको हम क्या कहते हैं? आईओटी डिवाइसेज़ यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और अगर मैं बात करूँ कि काम करने का तरीका भी कितना बदल चुका है। पहले क्या होता था, पहले हम लोग ऑफ़िस में काम करते थे, अब सेम वही चीज़ हम लोग रिमोटली कर सकते हैं, यानी कि एक वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर कोलैबोरेशन टूल्स के थ्रू हम लोग वो सेम चीज़ अपने घर बैठे कर सकते हैं। तो ये एरा इतना ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्म हो चुका है। और अगर मैं एक सिंपल एग्ज़ाम्पल से इस नोट को समझाऊँ, अगर मैं बात करूँ कि आपके पास अभी सिंपल 2 डिवाइस तो होंगे ऑन एन एवरेज हर इंसान के पास में और यहीं पे अगर आप देखोगे तो दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है? 7 टू 8 बिलियन पीपल के आसपास में। यानी कि अगर सिर्फ़ 2 का एवरेज लेके चल रहा हूँ, तो 16 बिलियन लोगों के पास में फ़ोन होगा, ये लैपटॉप हो गए, ये 16 बिलियन डिवाइसेज़ होंगे लगभग-लगभग। और यहीं पे अगर मैं कम कर दूँ यानी कि 6 बिलियन के पास में मान लेता हूँ कि 6 बिलियन के आसपास में हम लोग डिवाइसेज़ लेके चल रहे हैं और हर इंसान के पास में 2 डिवाइस हैं, यानी कि 12 बिलियन लोगों के पास में डिवाइस होगा और यही जो आंकड़ा है इस साल लगभग-लगभग 75 बिलियन डिवाइस को क्रॉस करने वाला है वर्ल्ड वाइड क्योंकि ऑन एन एवरेज हर किसी के पास 2 नहीं होते। सबसे बड़ी बात है कि साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि इसमें हम लोग सबसे पहले सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा डोमेन है। साइबर सिक्योरिटी में एथिकल हैकिंग भी आता है और पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी आता है। तो अगर आप देखोगे इतने सारे डोमेन्स आपको इतने सारे सब डोमेन्स अगर कलेक्टिवली के बोलोगे तो साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा डोमेन है। देन हम लोग क्या करते हैं साइबर सिक्योरिटी में? हम लोग फाइनेंशियल लॉसेस को बचा रहे हैं क्योंकि एनुअली कम से कम 9.5 ट्रिलियन डॉलर्स का बिज़नेसेस को नुकसान होता है। थर्ड चीज़ आप ट्रस्ट और रेपुटेशन बना के रख रहे हो कंपनी का। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी का डेटा, किसी कंपनी का डेटा फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कंपनी का डेटा ब्रीच हो जाता है, तो उस पे हमें ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाते हैं। अगर रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल दूँ, तो आप जेमिनी का एग्ज़ाम्पल देख सकते हो, जो कि पहले था गूगल आर्ट। उसका डेटा ब्रीच हुआ था। अब देन उसके बाद में जब वहाँ से डेटा ब्रीच हो गया, तो अब हमें उस पर थोड़ा-सा ट्रस्ट करने में इश्यू होता है। जिन लोगों को नहीं पता था, वो लोग जान लो। खुद डेटा ब्रीच हुआ था, तो अब मुझे थोड़ा-सा पर्सनली इश्यू होता है उस पे ट्रस्ट करने के लिए। तो सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी प्रोफ़ेशनल हो, तो आप सबसे पहले ट्रस्ट और रेपुटेशन को भी मेंटेन करोगे। थर्ड चीज़, आप नेशनल सिक्योरिटी में हेल्प कर रहे हो।
सिक्योर करने में। अगर मैं बात करूँ की टर्मिनोलॉजीज़ की जो हम लोग इस पूरे कोर्स में थ्रू आउट कोर्स में हम लोग यूज़ करने वाले हैं, तो अगर मैं बात करूँ वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी क्या होता है? बहुत सिंपल तरीके से समझाऊँगा। वल्नरेबिलिटी का मतलब है कोई भी गैप या वीकनेस। अगर किसी सिस्टम में कोई गैप रह गया है या वीकनेस है, यानी कि उसमें कोई कमज़ोरी है, अगर वो चीज़ किसी वैल्यूएबल एसेट के अराउंड है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि अभी के टाइम पे सबसे वैल्यूएबल चीज़ क्या है? सबसे वैल्यूएबल चीज़ है डेटा, यानी कि इन्फॉर्मेशन। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन ब्रीच हो जाएगी, डेटा सिक्योरिटी में थोड़ा इश्यू है, तो आपके लिए वो वल्नरेबिलिटी है। सेम उसी तरीके से थ्रेट क्या होता है? थ्रेट मीन्स कि अगर कोई चीज़ या कोई इंसान जो उस वल्नरेबिलिटी को, जो वीकनेस है, उसको एक्सप्लॉइट करने की तैयारी कर रहा है या उसको अनऑथराइज़्ड तरीके से एक्सेस कर लेता है। अब इसको थोड़ा-सा टेक्निकली समझाता हूँ, किस तरीके से। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम में विंडोज़ 10 इंस्टॉल्ड है। विंडोज़ 10 अपडेट होने के बाद में विंडोज़ 11 बन गया है, बात अलग है। कोई भी कंपनी अगर अपडेट दे रही है, अपडेट जो होता है वो 2 रीज़न की वजह से आता है। या तो उसमें कुछ फ्लॉ था, कोई सिक्योरिटी फ्लॉ था या नया फीचर ऐड हुआ होगा। 2 ही रीज़न की वजह से अपडेट आता है। तो यानी कि विंडो 10 में कोई ना कोई फ्लॉ था, कोई ना कोई दिक्कत थी, सिक्योरिटी इश्यूज़ थे या फिर उसमें नए फीचर्स ऐड हुए। अगर मान लेते हैं मेरे इसमें कोई एक फ्लॉ है, यानी कि एक वीकनेस है और वीकनेस को हम लोग टेक्निकली क्या कहते हैं? वल्नरेबिलिटी। अगर वल्नरेबिलिटी है, तो वो मेरे लिए क्या हो गया? वो मेरे लिए हो गया थ्रेट और एक अटैकर के लिए क्या हो गया? वल्नरेबिलिटी। थ्रेट एक्टर जो होता है, यानी कि इस थ्रेट को परफ़ॉर्म कौन कर रहा है? यानी कि एक अटैकर। अटैकर क्या हो गया आपका? थ्रेट एक्टर, यानी कि थ्रेट एजेंट बोल लो या थ्रेट एक्टर बोल लो, जो उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने की कैपेबिलिटी रखता है या फिर उसका इंटेंट है या उसके पास में अपॉर्चुनिटी है उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने की, तो उसको हम कहते हैं थ्रेट एक्टर। उसी तरीके से थ्रेट वेक्टर। अब थ्रेट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर इन द सेंस कि कोई ना कोई डायरेक्शंस होंगी। अगर हम लोग टेक्निकली बात करें, तो कोई एक ऐसा पाथवे या कोई मेथड जिसके थ्रू जो अटैकर है, यानी कि थ्रेट एक्टर है, वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करता है, मैलिशियस पेलोड उसमें डाल देता है या उसको एक्सप्लॉइट कर देता है उस वल्नरेबिलिटी को। तो जो वो रास्ता लेगा उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए, यानी कि जो मेथड यूज़ कर रहा है, अगर वो एफटीपी के थ्रू कर रहा है, तो इट्स अ थ्रेट वेक्टर उस टाइम पे मेरे लिए। अगर मेरे पे अटैक नेटवर्क के थ्रू हो रहा है, तो थ्रेट वेक्टर हो गया मेरे लिए नेटवर्क, कि नेटवर्क से अटैक आ रहा है। ओके? इस तरह से हम लोग पता लगाते हैं कि थ्रेट वेक्टर क्या है, थ्रेट एक्टर क्या होता है, थ्रेट क्या होता है और वल्नरेबिलिटी क्या होता है। सेम उस तरीके से कुछ की साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, जो हम लोग सुनेंगे, जैसे कि मालवेयर। मालवेयर क्या होता है? एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है? बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है, मैलिशियस प्रोग्राम होता है, जो डिज़ाइन ही इसलिए किया जाता है ताकि वो आपके सिस्टम को डैमेज कर सके या आपको उस सिस्टम को डिस्टर्ब कर सके। वहीं पे अगर मैं बात करूँ फ़िशिंग की, फ़िशिंग यानी कि एक ऐसा अटेम्प्ट किया जाएगा आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक स्टूडेंट हो, तो मैं आपको आपके पेपर्स के नियर बाय मैं क्या करूँगा, आपको एक पीडीएफ सेंड कर दूँगा या एक लिंक शेयर कर दूँगा, जो कि होगा फ़िशिंग लिंक और वो आपको बिल्कुल जेन्युइन लगेगा। उसमें बस 1-2 वर्ड्स का फ़र्क होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने ड्राइव का लिंक शेयर किया है, तो drive.google.com करके ऐसे खुलता है। तो उसमें हो सकता है ड्राइव वी-ई हो या डबल ई हो या ई के ऊपर ये वाला सिंबल हो, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, हल्का-सा चेंज होगा, बहुत माइनर चेंज होगा जो आपको नोटिस में भी नहीं आएगा, जो नोटिस भी नहीं हो पाएगा। तो आपको किस तरह से बचना है? आपको हर एक लिंक पे क्लिक करने से पहले उस लिंक को अच्छे से चेक करना है कि वो ऑथेंटिक लिंक है, ओरिजिनल लिंक है या नहीं। क्योंकि अगर आपने अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल आपका नेम, नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ या आपने कुछ भी डेटा उस लिंक में फिल अप किया, तो आपका अकाउंट हैक हो सकता है या आपका सिस्टम जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है। थर्ड अटैक होता है एमआईटीएम, जो कि एक अटैक है। अगर आप सिंपल देखोगे क्या होगा, एक यूज़र होगा, वो डायरेक्टली एक वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है। तो सिंपल पाथ तो ये होना चाहिए कि एक यूज़र डायरेक्टली वेबसाइट को रीच कर रहा है। बट एमआईटीएम में क्या होता है कि मैन इन द मिडल, यानी कि इन दोनों के बीच में एक कोई ना कोई इंसान आ जाएगा, जो कि उनकी इन्फॉर्मेशन को
इंटरसेप्ट कर सकता है। जो भी रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स आएगा या जाएगा, वो किसके थ्रू आएगा? वो आएगा हैकर के थ्रू, जो भी यहाँ पे बीच में बैठा होगा। बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं मैन इन द मिडल अटैक। थर्ड चीज़ डॉस अटैक, यानी कि मैं किसी भी सिस्टम पे इतनी सारी रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ कि वो उन रिक्वेस्ट का रिप्लाई ही नहीं कर पा रहा है, या फिर वो सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट का रिप्लाई करने में बिजी है। अगर यहाँ पे एक सिस्टम है और एक नॉर्मल यूजर है, अगर वो उसको रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो उसका रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम मेरा रिस्पॉन्स करने में लगा हुआ है, क्योंकि उसको ज़्यादा रिक्वेस्ट इस तरफ से आ रही हैं और मेरा डेटा बहुत ज़्यादा है और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से अगर सिस्टम फ्री होगा, तभी तो यहाँ आएगा, और अगर यहीं से फ्री नहीं होगा, तो इसके पास इस पे आ ही नहीं पाएगा, और अगर इस पे नहीं आ पाएगा, तो इसको क्या शो कर देगा? इसको शो करेगा नॉट रिस्पॉन्डिंग। ठीक है? राइटिंग बहुत गंदी है मेरी। लास्ट इज़ इनसाइडर थ्रेट, यानी कि आपने बाहर से तो सिक्योर कर दिया सिस्टम को, बट अंदर से कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी एंटिटी जो कि आपका डेटा लीक कर दे। मतलब किसी को डेटा दे सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल पेन ड्राइव में डाल के दे दे, अब कैसे पता लगाओगे? इसको हम लोग कहते हैं इनसाइडर थ्रेट, और इसी के लिए कंपनीज़, अगर इनसाइडर थ्रेट से आप बचने के लिए देखोगे तो कंपनी ओन डिवाइसेज़ देती है, जो कि कंपनी के होते हैं। आपको जैसे कंपनीज़ में डिवाइसेज़ मिलते हैं, देखा होगा प्लेसमेंट के बाद में या किसी जॉब में आपको लैपटॉप कंपनी प्रोवाइड करता है। तो जो डिवाइस होते हैं वो कंपनी ओन्ड होते हैं, वो आपकी पर्सनल डिवाइस नहीं है, इसलिए उसपे कोई आप पर्सनल थिंग उसमें लॉगिन नहीं कर सकते। उसके बाद में देखते हैं कि इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या हैं साइबर सिक्योरिटी में। सबसे पहली बात तो एआई। एआई और मशीन लर्निंग के थ्रू हम लोग बहुत अच्छे से थ्रेट को रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हैं और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। प्लस अगर आप देखोगे कि थ्रेट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक बहुत अच्छा मैलिशियस प्रोग्राम भी बना सकते हो और बहुत अच्छा डिटेक्शन भी बना सकते हो। तो इनसे दोनों काम कर सकते हो। तो अगर मैं सिंपल तरीके से बोलूँ, तो जो एआई है, वो एक तरह से वरदान भी है और अभिशाप भी है। ज़्यादा फ़िल्मी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर। ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर ये होता है कि जो ये टर्मिनोलॉजी है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमें किसी पे विश्वास नहीं है। हम नहीं जानते कौन हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रहा है, और हमें किसी पे विश्वास नहीं है। भले ही वो मेरा भाई क्यों ना हो, भले ही वो मेरा कोई दोस्त क्यों ना हो, मैं नहीं जानता। यानी कि मुझे उस एनवायरनमेंट में, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर किसी पे ट्रस्ट नहीं है, और अगर ट्रस्ट नहीं है, तो मैं बार-बार उससे ऑथेंटिकेशन माँगूँगा कि आप अपना यूज़र आईडी डालो, देन पासवर्ड डालो, या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में ऑन कर सकता हूँ, बायोमेट्रिक लगा सकता हूँ, यानी कि कुछ टाइम के बाद में वो सेशन क्लोज़ हो जाएगा। आपको उसको रिकनेक्ट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो आपके सेशन हाइजैकिंग होती है, आप उससे बच सकते हो। थर्ड चीज़, क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा अभी क्रेज़ है, और अगर अभी के टाइम पे आप देखोगे, तो गूगल ने भी अपना एक प्रोसेसर लॉन्च किया जिसका नाम है विलो। और अगर मैं विलो के बारे में बताऊँ, तो ये इतना फ़ास्ट प्रोसेसर है कि ये अभी के टाइम पे जो सुपर कंप्यूटर्स हैं, उन सुपर कंप्यूटर्स को सेप्टिलियन ईयर्स लगने वाले थे, वो ये प्रोसेसर सिर्फ़ 5 मिनट में सॉल्व कर देगा। स्केरी भी है और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भरा हुआ भी है। क्यों? क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग के थ्रू अगर ये प्रोसेसर्स हमारे लिए अवेलेबल हो गया, तो हम लोग इससे बेटर एन्क्रिप्शन लगा पाएँगे, यानी कि हम लोग बेटर एन्क्रिप्ट कर पाएँगे डेटा, और बेटर भी कर पाएँगे डेटा, क्योंकि बे एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन में टाइम लगता है। अगर हम लोग एक एल्गोरिदम बना रहे हैं, अगर उस एल्गोरिदम को हम लोग बार-बार, बार-बार चलाएँगे, तो वो हो सकता है हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स में टाइम ले, बट वहीं पे अगर हम लोग क्वांटम कंप्यूटर पे चलाएँ, तो हो सकता है हमें अगर उसकी 1 लाख लेयर्स लगानी है, मान लो हमें 1 लाख लेयर लगानी है उसकी, तो वो सिर्फ़ जस्ट 10 सेकंड का काम है। और यहाँ पे हो सकता है कि आपको नॉर्मल कंप्यूटर पे 1 से 2 घंटे का टाइम ले ले। मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके चल रहा हूँ। हाँ, हो सकता है कि वो इतना टाइम ले ले, और वहीं पे क्वांटम में कितना टाइम लेगा? सिर्फ़ 10 सेकंड। तो सेम एज़ एआई, स्केरी बट एट द सेम टाइम एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा है इसमें। अगर आप एक्साइटेड हो क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में जानने के लिए, तो जाओ पढ़ो भाई। देन लास्ट में देखते हैं कि जो हमारा फ़ोकस है, वो फ़ोकस किस पे होगा? आईओटी सिक्योरिटी। क्योंकि अभी के टाइम पे आईओटी डिवाइसेज़ को सिक्योर करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। क्योंकि बहुत सारे डिवाइसेज़ कनेक्ट हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी के टाइम पे आपके पास एक वॉच भी होगी, स्मार्ट वॉच जिसको बोल लो, एक स्मार्टफ़ोन होगा, देन हो सकता है एक टैब भी हो, देन हो सकता है एक लैपटॉप भी हो सकता है एक पीसी भी हो सकता है एक PS5 भी हो। तो इतने सारे डिवाइसेज़ एक इंसान के पास हो सकते हैं। अभी भी मैंने कम बोले हैं, और ये सारे के सारे डिवाइसेज़ किससे कनेक्ट होते हैं? नेटवर्क से। अगर कोई चीज़ नेटवर्क से कनेक्टेड हो रही है, यानी कि वो इंटरनेट से कनेक्ट हो रही है, तो इंटरनेट पे अगर कोई भी चीज़ कनेक्टेड
होती है तो वो हैक हो सकती है, वो हैकेबल है। तो चैलेंजेस क्या आने वाले हैं? सबसे पहली बात कि जो थ्रेट का लैंडस्केप है बहुत जल्दी चेंज होगा और हो रहा है क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स हर रोज नई-नई टेक्टिक्स डेवलप करते हैं। अब पहले आपको फ़ोन आता था कि ओटीपी के लिए, लोग बैंक से बोल रहे हैं। अब कॉल आता है कि मैंने आपको ₹10,000 पे करे हैं आपके पापा ने मेरे को 10,000 पे करने के लिए बोला था, मैं आपको कर देता हूँ। अब वहाँ पे पेमेंट तो आएगी नहीं, एक फेक मैसेज आएगा। अब फेक मैसेज के थ्रू आपको एक गूगल पे पे एक रिक्वेस्ट आएगी पेमेंट की और अगर आपने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके उसको पे कर दिया अपना यूपीआई पिन डाल के देन बूम खत्म हो गया कांड। तो हमें ये नहीं करना। तो इस तरह से बहुत जल्दी थ्रेट लैंडस्केप चेंज हो रहा है और सबसे बड़ा चैलेंज अभी के टाइम पे कंपनीज के लिए ये है कि स्किल्ड प्रोफेशनल जो मैं कि शुरू से बोल रहा हूँ कि स्किल्ड प्रोफेशनल्स की कमी है और कम से कम वर्कफोर्स गैप अगर आप एस्टिमेटेड मान के चलोगे 3.4 मिलियन का है और ये मैंने खुद से नहीं लिखा हुआ, मैंने ये चीज़ें रिसर्च करके लिखी हुई हैं। देन बैलेंसिंग सिक्योरिटी और यूज़ेबिलिटी यानी कि आपको एक सिक्योरिटी मेजर्स को बनाना पड़ेगा, यानी कि हमें सिक्योरिटी और यूज़ेबिलिटी को बैलेंस करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात जो आती है बजट कंस्ट्रेंट की क्योंकि छोटे कंपनीज़ या छोटे बिज़नेस ओनर्स वो लोग डेडिकेटेड सिक्योरिटी टीम को हायर नहीं कर सकते। तो बेसिकली वो लोग रिसोर्सेज़ में लैग करते हैं और सबसे ज़्यादा अटैक्स जो होते हैं वो नॉर्मल इन पे ही होते हैं। और अगर मैं बताऊँ कि रियल टाइम अटैक्स के बारे में तो मैं आपको अभी के टाइम पे कितने अटैक्स हो रहे हैं। थ्रेट में बेसिकली ये सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं जैसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जैसे फोर्टिनेट है। ये लोग फायरवॉल्स प्रोवाइड करते हैं तो आपको ये दिखाते हैं कि लगभग अभी के टाइम पे कितने अटैक्स वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं और आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो जो ये एरोज़ आपको जाते हुए दिख रहे हैं ये एक्चुअली करंटली अटैक्स हो रहे हैं और टारगेट कंट्रीज़ में अगर आप चेक करोगे तो सबसे टॉप पे है यूनाइटेड स्टेट्स, देन जर्मनी, देन फ्रांस, बहुत सारे डेटा आप यहाँ से देख सकते हो और यहाँ से आप ये चीज़ देखते हो कि कितना क्रिटिकल है उसका जो अटैक का थ्रेशोल्ड है वो कितना क्रिटिकल है या नॉर्मल है, हाई है, ये मैं आपको रेटिंग्स में बताऊँगा। जो हम लोग रेटिंग्स डिसाइड करते हैं सीएसवी रेटिंग्स ये उसके अकॉर्डिंग डिफाइन होता है। यानी कि ये अटैक कितना क्रिटिकल है, इससे कितना बड़ा नुकसान एक कंपनी को झेलना पड़ सकता है। तो ये आप लाइव अभी देख सकते हो, जो अटैक्स हो रहे हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, कि आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाओ। अगर आपका अकाउंट हैक हो सकता है, तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाओ। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने का सिंपल सा तरीका है, एक फ्रेज़ यूज़ करो, देन कुछ नंबर्स जो आपको याद रह जाएँ और देन कुछ सिंबल फॉर एग्ज़ाम्पल आई लव कॉफ़ी, आई कैपिटल मान लो, सिंपल अगर मैं इस तरीके से बोलूँ, आई लव कॉफ़ी, सी छोटा है। देन नंबर मान लेते हैं हम लोग मैं अगर मान लो मैं दिन में 3 बार कॉफ़ी पीता हूँ, तो 3 सिंबल यानी एट और कहाँ पीता हूँ, एक जगह का नाम देख लेते हैं यानी कि होम। होम लिख लो या एच रहने दो। तो ये 3, 3, 6, 6 नंबर 6 डिजिट का बन गया लगभग हमारे पास पासवर्ड और ये ईज़िली क्रैकेबल भी नहीं है क्योंकि ऐसे फ्रेज़ेज़ वर्ड लिस्ट में नहीं होते। बहुत रेयर चांस है कि आपका जो पासवर्ड है वर्ड लिस्ट में मिल पाए। देन सेकंड चीज़ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अगर आपके सिस्टम में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन नहीं है, तो उसको अभी ऑन कर लो क्योंकि अगर आपका पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज़ हो भी जाता है, तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि ओटीपी के बगैर या एक सेकेंडरी फ्रेज़ बोल सकते हो, उसके बगैर आपके अकाउंट में लॉगिन नहीं किया जा सकता। यानी कि आप अपना अकाउंट को सिक्योर कर सकते हो इससे। सेकंड चीज़, आपको अपने सिस्टम को रेगुलरली अपडेट करना है, सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के सिस्टम्स देखे हैं, जो अपडेट नहीं करते हैं। तो विंडोज़ अगर आप कोई अपडेट दे रहा है, तो कर लो। फ़ोन अगर कोई अपडेट दे रहा है, तो कर लो। क्यों? क्योंकि अपडेट जैसे मैंने बताया सिर्फ़ 2 रीज़न की वजह से आता है। पहला पहला तो होगा आपका कोई ना कोई फीचर उसमें ऐड हुआ होगा। सेकंड इज़ कोई ना कोई उसमें वल्नरेबिलिटी रही होगी। तो हमें सिस्टम को हमेशा अप टू डेट रखना है। थर्ड चीज़ और अगर आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में हो या अगर आप साइबर सिक्योरिटी में कॉर्पोरेट में जाना चाहते हो, तो आपको अपने एम्प्लॉइज़ को भी रेगुलर एजुकेट करना पड़ेगा। उनको एजुकेशन देनी पड़ेगी क्योंकि साइबर सिक्योरिटी सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि स जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं, वही सीखेंगे। हर किसी के लिए साइबर सिक्योरिटी के बारे में पता होना ज़रूरी है। जैसे कि अभी के टाइम आप देखोगे, आप किसी को भी कॉल करोगे, तो आपको कॉल पे एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि कोई भी अज्ञात लिंक पे क्लिक ना करें, अगर कोई ओटीपी वगैरह माँगे तो उसको ना दिया जाए। तो उन चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना है
यानी कि वो एक तरह से क्या है? वो एक तरह से एजुकेशन ही है। थर्ड चीज़ आपको फायरवॉल सॉरी फोर्थ चीज़ बाय द वे फायरवॉल्स और एन्क्रिप्शन को ऑन करके रखना है। अगर आप वीपीएन यूज़ कर रहे हो तो आपको सिक्योर रिमोट कनेक्शंस को बना के रखना है और अपने डेटा डेटा को रेगुलरली अपडेट करना है। और अगर क्वेश्चन और कुछ रह गया हो बात करने के लिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। और मुझे एक लास्ट चीज़ और एक्सप्लेन करनी है जो कि है वीपीएन। बेसिकली बहुत सारे लोगों को लगता है कि वीपीएन जो होता है वो हमारी आईपी छुपाता है, आईपी स्पूफिंग के काम आता है। बट ऐसा नहीं है। वीपीएन जो होता है वो आपको एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक एक सिक्योर टनल बना के देता है। अब जो ये टनल है ये किस तरीके से काम करती है? यानी कि ये क्या हो गया हमारा ये क्लाइंट हो गया और ये जो होता है ये हमारा होता है वीपीएन सर्वर और यहाँ से ये होता है हमारा एक्चुअल सर्वर जहाँ से हमने कुछ रिक्वेस्ट भेजा है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सर्च किया कंपनी के नेटवर्क में मैंने लॉगिन करना है तो मैंने लॉगिन पेज सर्च किया उसका लॉगिन पेज में लॉगिन करना है। ठीक है? लॉगिन पेज में लॉगिन करने के लिए मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी और अगर मैं सिक्योरली कनेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं वीपीएन के थ्रू करूँगा। तो वीपीएन एक सिक्योर टनल क्रिएट करेगा तो यहाँ से जो रिक्वेस्ट होगी वो कहाँ जाएगी? वीपीएन सर्वर पे, देन वीपीएन सर्वर से एक्चुअल सर्वर पे जो कि कंपनी का नेटवर्क होगा या कंपनी का सर्वर होगा, वहाँ पे। तो यानी कि अगर यहाँ पे एक टनल बनी हुई है, अगर आप इस तरीके से मानो कि ये एक ऐसा रास्ता है जो हर तरफ से बंद है। टनल की बात कर लेते हैं, तो टनल में आप बाहर से नहीं देख सकते, बाहर से नहीं झाँक सकते। तो सिंपल सा मतलब है कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क मीन्स एक सिक्योर टनल बना के देगा, जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो रिमोटली और ओपन वाईफाईज़ में यानी कि पब्लिक वाईफाई में, पब्लिक नेटवर्क के थ्रू भी विदाउट एनी कोई टेंशन। तो वीपीएन बेसिकली ये काम करता है, ना कि ये आपकी आईपी को हाइड करता है। आई थिंक ये डाउट होगा बहुत सारे लोगों का और मैंने ये डाउट सॉल्व कर दिया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।